ठीक है, तो यार अब के सामने ट्यूट 0 कवर किया था, तो अब ट्यूट 1 कवर करते हैं। ठीक है, ट्यूट 1 में देखते हैं। ट्यूट 1 में क्या दिया होता है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया होता है कि इंटरनल एनर्जी USN बेसिकली जो फंक्शन होती है S, इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होती है, एंट्रोपी का, वॉल्यूम का एंड नंबर ऑफ पार्टिकल का, ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय USVN। इसका पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, where U0, V0, N0, S0 are initial equilibrium, internal energy, volume and number of atoms and entropy of an ideal gas. Find the expression for the S. बेसिकली इस एक्सप्रेशन से आपको S निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करना है। तो ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है। आपको पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, डेल W प्लस डेल Q। तो इसको अगर मैं मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करूं तो du इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं एंट्रोपी की टर्म्स में तो प्लस टी डी एस प्लस म्यू डी एन इफ केमिकल वर्क डन। सो ये मेरे पास एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से टेम्परेचर कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट, जब ये दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। सो एट कॉन्स्टेंट v एंड कॉन्स्टेंट n। तो देखो जब मैं अपने इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा किसकी टर्म्स में, एंट्रोपी की टर्म्स में, सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, कॉन्स्टेंट है, तो मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। एंड एक्सपोनेंशियल का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सपोनेंशियल ही आएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन पहले तो यहाँ पे आएगा, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, u लिख दिया। अब इस टर्म में देखते हैं, यहाँ पे एंट्रोपी है, सो 2/3 s का कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 एंड 1 अपॉन एन के बी। S0 कॉन्स्टेंट है, तो T कितना है, डेल यू अपॉन डेल एस इतना। अब ये U है, ये न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो मैं 2/3 एन के बी को वहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ। सो 3/2 एन के बी टी, ये क्या आ गया मेरे पास, U आ गया टेम्परेचर की टर्म्स में। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या करता हूँ, अपनी S को सेपरेट करता हूँ। अब U किसके टर्म में लिख सकता हूँ मैं, टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकता हूँ, 3/2 एन के बी टी। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 3/2 एन के बी टी पुट किया एंड राइट हैंड साइड को सेम रखा। अब इस एक्सप्रेशन में क्या करें, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है पहले तो उनको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो। ये n0 अपॉन n हो जाएगा, ये v अपॉन v0 हो जाएगा, एंड ये यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। एक्सपोनेंशियल सेम थिंग। अब एक्सपोनेंशियल को रिमूव करने के लिए हम log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। सो जब आप log लोगे तो एक्सपोनेंशियल रिमूव हो जाएगा, 2/3 s ओवर n के बी माइनस s0 एंड 2/3 s0 को मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ, प्लस log ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, अब अगेन 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड n के बी से, तो मेरा क्या, s का एक्सप्रेशन आ जाएगा S0 प्लस 3/2 एन के बी एल एन ऑफ दिस क्वांटिटी। ये क्या आ गई मेरे पास, एंट्रोपी आ गई। फर्स्ट पार्ट में मेरे को ये कैलकुलेट करना था। ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ S एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टी वी एन, तो आपका टी वी एंड एन के टर्म्स में आपकी एंट्रोपी आ गई। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, obtain the expression for Helmholtz free energy। Helmholtz free energy F, तो F क्या होता है, U माइनस टी एस। तो U मैं टेम्परेचर की टर्म्स में लिख सकता हूँ 3/2 एन के बी टी, जो मैंने यहाँ पे ड्राइव किया था। ये U को मैं किसकी टर्म्स में लिखूंगा, T की टर्म्स में। सो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस T टाइम्स S। S का जो मैंने अभी एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया उसको जस्ट T से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, S। तो मेरे पास क्या आ गई, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आ गई। अब पार्ट 3 में क्या कहता है, डिराइव ऑल इक्वेशंस ऑफ स्टेट यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ फ्री एनर्जी। ऑल इक्वेशन ऑफ ऑल स्टेट्स। सो F क्या होता है, U माइनस टी एस। अगर मैं इसको डिफरेंशियल की टर्म्स में लिखूं तो कितना आएगा, dF इज इक्वल टू du माइनस, अगर बोथ वेरी कर रहे हैं S एंड T तो देन TdS माइनस SDT। अगेन du कितना होता है मेरे पास, अभी हमने ऊपर देखा था, माइनस PdV प्लस TdS प्लस म्यू dn। du की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, तो मेरे पास क्या कैंसिल हो जाएगा, TdS कैंसिल हो जाएगा, देन dF कितना आएगा, माइनस PdV प्लस म्यू dn माइनस SDT। यहाँ से मैं अगर प्रेशर कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा, डेल F अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट N एंड T। ठीक है, अगर मैं यहाँ से केमिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा, डेल F अपॉन डेल N माइनस P माइनस आएगा लेकिन म्यू प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे ये प्लस है। ठीक है, सो डेल F अपॉन डेल N एट कॉन्स्टेंट V एंड कॉन्स्टेंट T।
एस कितना आएगा, डेल एफ अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी एंड एन, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, मैं इनसे एक्सप्रेशन, अगर मेरे पास एफ का एक्सप्रेशन है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का, तो मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ, केमिकल पोटेंशियल निकाल सकता हूँ एंड अपनी एंट्रोपी निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो ये आप जस्ट आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब जो एक्सप्रेशन आया ना ये एफ का, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार वी की टर्म्स में, एक बार एन की टर्म्स में, एक बार टी की टर्म्स में, एंड जो बाहर लिखे हुए हैं वो कांस्टेंट होंगे, तो ये आप डिफ्रेंशिएट कर लेना, ठीक है। दिस आई लीव अप टू यू, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 2 पे, सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, अ डायनेमिकल वेरिएबल ए टेक्स ओनली 3 डिस्क्रीट रियल वैल्यूज। एक रैंडम वेरिएबल है, डायनेमिक वेरिएबल, जो माइनस ए वैल्यू ले सकता है, जीरो ले सकता है एंड प्लस ए ले सकता है, विद प्रोबेबिलिटीज p of minus a, p of 0 and p of a. For some state of system, it is known that the expectation value of a is a by 4 and expectation value of a square is a square by 2. तो यहाँ तक देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। सो आपको किसी भी अगर क्वांटिटी का मीन निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं हम, समेशन ओवर एक्स आई। अगर मीन किसका निकालना हो, एक्स का निकालना हो, तो समेशन ओवर एक्स आई पी आई। मीन क्या होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, ये होता है, ठीक है। तो हमें एक मीन गिवन है, मीन गिवन है, तो कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए विद इट्स प्रोबेबिलिटी पी ऑफ माइनस ए। हमारे पास कितनी वैल्यूज दी हुई है एक्स आई की, माइनस ए, जीरो, प्लस ए। जब माइनस ए लोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी साथ में पी आई, देन जीरो लोगे तो पी जीरो, तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, ए एंड पी ए। तो यहाँ से अगर मैं ए दोनों साइड से कैंसिल कर दूँ, सो मेरे पास इक्वेशन क्या आई, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 1/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड क्या दे रखा था हमें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। सो किसी भी वैल्यू की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, समेशन ओवर एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, ठीक है। सो गिवन कितना है ये, अगेन ये गिवन है, एंड हम अपनी एक्स आई का स्क्वायर करेंगे, माइनस ए स्क्वायर विद इट्स प्रोबेबिलिटी पी माइनस ए, यहाँ से प्लस जीरो स्क्वायर पी जीरो एंड ए स्क्वायर पी ए, अगेन ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं अगेन ए स्क्वायर कैंसिल कर दूं बोथ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से, तो इक्वेशन क्या आएगी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए कितना आएगा, हाफ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, मैं दोनों को सोल्व करता हूँ, सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ पी ए इज 1/2 प्लस 1/4 कितना होगा, 3/4। तो यहाँ से पी ऑफ ए कितना आया, 3/8 नीचे आ गया। अब पी ऑफ ए को किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको पी ऑफ माइनस ए मिल जाएगा। सो कितना आएगा, 1/8। एंड आपको पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, समेशन ओवर ऑल पी आई कितना होता है, 1 होता है। सो उससे क्या निकाल लोगे आप, 1, अगर पी जीरो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ माइनस ए, जो कि कितना आएगा, 1 माइनस 3/8 माइनस 1/8 यानी 1/2, ठीक है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया हुआ था, आफ्टर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज थ्री स्केच द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, आप एक तरफ क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी को प्लॉट करते हो एंड दूसरी तरफ आप अपने जो रैंडम वेरिएबल्स हैं उनको प्लॉट करते हो। सो माइनस ए मेरे पास है, जीरो है एंड प्लस ए है। देखो माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी तक मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, जीरो थी। अब जैसे ही मैं माइनस ए टू जीरो आता हूँ, मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, 1/8, जीरो प्लस 1/8 हो जाएगा। अब जैसे ही मैं जीरो पर आता हूँ, जीरो से आगे जाऊंगा तो उसमें 1/8 प्लस उसमें जो मेरी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी इसके बीच में, उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटीज ऐड करके कितनी आएगी, 5/8। एंड ए के बाद जितनी मेरी प्रोबेबिलिटी होगी इसमें 3/8 ऐड करोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपको ऐसे क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लॉट करना होता है, ठीक है। बेसिकली आपको जैसे आप आगे इसके पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना होता है रैंडम वेरिएबल के साथ, ठीक है। देन सी पार्ट क्या कहता है, थर्ड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिलेटिव फ्लक्चुएशन ऑफ ए अबाउट इट्स एवरेज। रिलेटिव फ्लक्चुएशन मींस, रिलेटिव फ्लक्चुएशन अबाउट मींस सिग्मा अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लिखते हो आप, रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए होल स्क्वायर
अपॉन मीन। अब आपको ये क्वांटिटी भी पता है, क्वेश्चन में गिवन है a²/2 एंड ये अंदर वाली क्वांटिटी भी पता है कितना a/4, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा a²/16 डिवाइड बाय मीन a/4। तो अंदर जब सोल्व करोगे तो ये क्वांटिटी कितनी आएगी √7, तो ये कितना आ गया रिलेटिव फ्लक्चुएशन अबाउट मीन। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कंसिडर टू पार्टिकल्स विच में ऑक्यूपाई एनी ऑफ द 3 एनर्जी लेवल्स। दो पार्टिकल हैं 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, इनमें से कुछ भी एनर्जी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, सिंगल पार्टिकल। द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज डबली डिजेनरेट। फॉर ईच ऑफ दीज फॉलोइंग केसेस फाइंड व्हाट आर द पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज ऑफ दिस नॉन इंटरेक्टिंग टू पार्टिकल सिस्टम। ई टोटल कितना होगा, एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2, and enumerate the possible configurations. Configuration means multiplicity for each of the different energy values. See, single particle can take energy 0 epsilon 2e, या एप्सिलॉन बोले इसको e बोले। तो आपको डिफरेंट पॉसिबल वेज निकालने हैं कि ई टोटल कितने नंबर ऑफ एनर्जीज हो सकती हैं बेसिकली पॉसिबल, एंड डिफरेंट केसेस के लिए निकालना है। व्हेन पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, and particles are indistinguishable and not more than one particle can be there in each energy level. So देखते हैं, देखो फर्स्ट केस लेते हैं, पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, तो मेरे पास एनर्जी कितनी है 0 e 2e एंड e टोटल। सी देखो हो सकता है पार्टिकल 1 मेरा, दोनों पार्टिकल किस में हो, दोनों पार्टिकल की एनर्जी कितनी हो 0 हो, दो पार्टिकल है ना मेरे पास, एंड वो दोनों कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, सिंगल पार्टिकल की एनर्जी कितनी हो सकती है 0। सो फर्स्ट केस मेरा क्या है कि दोनों पार्टिकल की एनर्जी कितनी है 0 है, सो P1 P2 बाकी 0 0, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई 0। हो सकता है पार्टिकल 1 यहाँ पे हो जिसकी एनर्जी 0 हो एंड पार्टिकल 2 की एनर्जी E हो, तो इस केस में कितना आएगा E आएगा, क्योंकि 0 प्लस E। सिंस पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल मीन्स पार्टिकल 1 इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल 2, means I can exchange these particle. I can put particle 2 here which is having energy 0 and I can put particle 1 here which is having energy E, so it will give me two cases and again दोनों केस में एनर्जी कितनी आएगी E। Similarly P1 की एनर्जी 0 हो सकती है, P2 की एनर्जी 2E हो सकती है, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी 0 प्लस 2E 2E, एंड अगेन इसके लिए भी कितने केस आएंगे मेरे पास 2। ये केस 1 है व्हेन P1 की एनर्जी 0 है, P2 की एनर्जी E है। केस 2 क्या होगा, P2 की एनर्जी 0 होगी, P1 की एनर्जी E होगी। ठीक है, अगेन इसके केस में मेरे पास कितने केस आएंगे 2, सो 3। टोटल कॉन्फ़िगरेशंस कितनी आई, ऐड कर दो सबको, 2 + 2 + 2 + 1, तो 7 आ गया मेरे पास। ठीक है, सो कॉन्फ़िगरेशन हमने पार्ट इनडिस्टिंग्विशेबल। देखो इनडिस्टिंग्विशेबल होने से क्या होता है, particles are indistinguishable means I cannot differentiate between particle 1 and particle 2. So इन दोनों केस में क्या होगा, ये दोनों ही सेम केस होंगे इस केस में जब पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल होंगे। सो कॉन्फ़िगरेशन में इसको 1 काउंट करूंगा, इसको भी मैं 1 काउंट करूंगा, इसको भी 1 एंड इसको भी 1, तो P1 P2 क्या है सेम है, आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। सो टोटल कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी 4। थर्ड पार्ट क्या कहता है, particles are indistinguishable and not more than one particle can be there in each energy level. indistinguishable तो है लेकिन एक लेवल में दो पार्टिकल नहीं आ सकते, तो फर्स्ट केस हमारा क्या हो जाएगा निगलेक्ट हो जाएगा, तो बाकी को ऐड कर देंगे। टोटल कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रैंडम वॉकर का क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। Random walkers are sequences of steps taken in random direction, that is, where the direction of step is chosen according to the given probability distribution. Consider a one-dimensional random walk, each of fixed length a. Means one dimension में एक person है जो कि randomly walk कर रहा है। अब वो हो सकता है अपने लेफ्ट में स्टेप ले, हो सकता है अपने राइट में स्टेप ले। ठीक है, एंड जब वो स्टेप लेगा तो उसकी स्टेप की जो साइज है तो वो कितना है a, एंड अगेन लेफ्ट में भी लेगा तो उसका स्टेप साइज कितना है a यूनिट्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द स्टेप ऑन द प्रोबेबिलिटी, हर एक स्टेप की प्रोबेबिलिटी कितनी है
राइट में कितनी लेने की है p, अगर राइट में वो स्टेप लेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है p, लेफ्ट में लेगा तो 1 माइनस p, ईच ऑफ स्टेप टेकन इज स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेप्स। देखो ये एक किसका है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गोइंग लेफ्ट एंड राइट दोनों फिक्स है, हाफ हाफ है, एंड जो नेक्स्ट स्टेप वो लेगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपने प्रीवियस, सो इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो बेसिकली ये 3-4 कंडीशन होती है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की, सो ये कंफर्म करता है कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है। एंड बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के केस में हमारा मीन कैसे लिखते हैं हम, मीन हो गया लेट्स से मीन नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इन द राइट, तो वो कितना होता है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ राइट स्टेप विच इज p। अगेन नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इन द लेफ्ट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट में प्रोबेबिलिटी लेने कितनी है उसकी nq, ठीक है। सो पार्ट 1 क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हाँ ये पढ़ते हैं पहले, लेट देयर बी n नंबर ऑफ n random steps taken, walker starts from origin x is equals to 0, what is the probability nr n that the random walker takes nr steps to the right। मतलब लेट करते हैं कि ये तो गिवन है p, ये भी गिवन है, p is the probability of step being taken on the right, q is the probability of step being taken on the left, let's say nr is the number of steps in the right and nl is the number of steps in the left, ठीक है। so total number of steps जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितना हो गया nl प्लस nr। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के केस में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ p nr n निकालना हो, लेट्स से उसने nr स्टेप्स के हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो कितना आएगा nc0 सॉरी nc nr जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देन p पावर nr एंड देन q पावर n माइनस nr, ठीक है। सो ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी उसके nr स्टेप्स लेने की। सेकंड क्वेश्चन से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी p m रैंडम वेरिएबल है n डेट द रैंडम वोकर बी एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू ma। देखो उसने डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखा जब आपके पास क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स nr प्लस nl मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ईच स्टेप, ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगा। अब अगेन इस m डिस्टेंस, m क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स टू कवर दिस डिस्टेंस x, सो m कितने नंबर ऑफ स्टेप्स, सो नंबर ऑफ स्टेप्स की कितनी आएगी x डिस्टेंस कवर करने के लिए nc nr प्लस nl, जितने स्टेप्स हमने लिए हैं इस डिस्टेंस को कवर करने में, सो nc nr प्लस nl प्रोबेबिलिटी nr प्लस l p एंड देन q n माइनस nr माइनस nl, एंड ये कितना देगा मेरे को q पावर 0, क्योंकि ये n माइनस nr माइनस nl कितना होगा, यहाँ से अगर मैं ये कितना देगा q पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर मेरा सिर्फ इतना होगा, ठीक है, x डिस्टेंस को कवर करने का। अब पार्ट 3 क्या कहता है, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ स्टेप्स टेकन ऑन द राइट एंड मीन डिस्प्लेसमेंट। एवरेज नंबर ऑफ, ये मीन कह लो एवरेज या मीन सेम बात है, मीन नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑन द राइट कितना होगा n इंटू पी एंड n इंटू क्यू लेफ्ट में। लेट्स से अब डिस्टेंस हमने x लिया था तो y डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट हम तब जब कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें नेट नंबर ऑफ स्टेप्स पता होंगे, मीन्स लेट्स से उसने 10 स्टेप्स राइट में लिए एंड उसने 7 स्टेप्स लेफ्ट में लिए, सो नेट नंबर ऑफ स्टेप्स अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो 17 टाइम्स a आएगा, एंड अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूं सो 10 माइनस 7 3 टाइम्स a। अपनी इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल टू 0 से वो पर्सन कहाँ पे होगा 3a डिस्टेंस पे होगा, सो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या लूंगा m विच इज nr माइनस nl, ठीक है, टाइम्स a। अब इसका अगर मेरे को मीन लेना है तो मीन ऑफ ma, अब a तो कांस्टेंट है तो मैंने इसको बाहर लिख लिया, एंड मीन ऑफ किसका आएगा nr एंड nl। nr का मीन कितना होता है n इंटू पी, nl का कितना होता है n इंटू क्यू, सो ये कितना आ जाएगा n अगर मैं कॉमन लूँगा तो p माइनस क्यू टाइम्स a, सो ये क्या आ गया एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर इसी में पार्ट 4 में क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्टेप्स। रूट मीन स्क्वायर स्टेप्स कितने आएंगे, रूट ऑफ एन पी क्यू,
ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्टेप्स का डेविएशन फ्रॉम मीन, तो कितना आएगा रूट एन पी क्यू। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, रूट मीन स्क्वायर किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का कितना आएगा एन इंटू, देखो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे P प्लस क्यू 1 था, तो मैंने Q को कितना रख दिया 1 माइनस पी। जब 1 माइनस पी रखोगे तो कितना आएगा 2p माइनस 1, जस्ट मैंने इसी को मॉडिफाई किया है, P प्लस क्यू इज टू 1। सो 2p माइनस 1, इसका वेरिएंस कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट का। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। तो सिग्मा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इन दोनों की वैल्यूज पुट करोगे, सो रूट ऑफ 4 टाइम्स एन पी क्यू टाइम्स ए। ठीक है। पार्ट बी, फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट सी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इन द राइट एंड मीन्स, मीन डिस्टेंस, एक्स क्या था डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर स्टेप्स एंड रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली उसने जो पार्ट 1 2 3 4 में दिया हुआ है उसी को जस्ट उसका न्यूमेरिकली एक एग्जांपल दिया है। फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे 100, प्रोबेबिलिटी अगेन हाफ होगी दोनों की, एंड ईच डिस्टेंस कितना होगा 1 यूनिट का होगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, एवरेज कितना होता है n टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी राइट में स्टेप लेने की, जो 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 सो 50। एवरेज ये क्या था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या निकाला था हमने, ये रहा n मल्टीप्लाई बाय 2p माइनस 1 इंटू क्यू। सो n हमें पता है 100, 2p 1/2 माइनस 1 टाइम्स a, तो कितना आएगा ये 0, 1 माइनस 1 यहाँ से 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, अगर वो 100 स्टेप्स लेता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 0। रूट मीन स्क्वायर कितना आएगा रूट एन पी क्यू, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ये, तो यहाँ पे एन पी क्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो कितना आ गया 5। सो रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 4 टाइम्स 100 मल्टीप्लाई बाय हाफ हाफ इंटू हाफ, तो कितना आ गया 10। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कैलकुलेट द बोल्ट्जमैन एंट्रोपी एंड गिब्स एंट्रोपी फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट केसेस। तो डेफिनेशन क्या होती है बोल्ट्जमैन एंट्रोपी एंड गिब्स एंट्रोपी की, देखो गिब्स एंट्रोपी क्या होती है, डिनोटेड बाय एस जी इज माइनस के बी समेशन ओवर पी आई एल एन पी आई, जहाँ पे आई क्या होती है माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट, एंड पी आई क्या होती है प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद आई एफ माइक्रोस्टेट। सो गिब्स एंट्रोपी क्या होगी एस जी माइनस के बी समेशन पी आई एल एन पी आई। बोल्ट्जमैन एंट्रोपी कितनी होगी के बी एल एन ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा क्या होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है। फर्स्ट केस में देखते हैं, a system having two possible configurations means two possible configuration, two possible, so means ओमेगा कितना हो गया मेरा 2, तो यहाँ से मैं अपनी बोल्ट्जमैन एंट्रोपी डायरेक्ट लिख दूंगा kb टाइम्स ln 2। x1 एंड x2 की प्रोबेबिलिटीज दे रखी है विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 हाफ हाफ है, तो sg कितना होगा माइनस kb pi 1/2 ln 1/2 प्लस 1/2 ln 1/2, हाफ प्लस हाफ तो ln 1/2 हो जाएगा, एंड बाहर माइनस है तो 2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। सो ये गिब्स एंट्रोपी आ गई। सेम अगर सेकंड पार्ट में करें, अ सिस्टम हैविंग टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, अगेन ओमेगा कितना आ गया 2, x1 एंड x2 विद प्रोबेबिलिटीज 1/6 5/6। तो सिमिलरली आप क्या करोगे बोल्ट्जमैन एंट्रोपी, इसके लिए आसान होगी, ओमेगा पुट करना है, इसके लिए आपको सिंपली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 0.45 kb आएगा। ठीक है। पार्ट सी में अगर बढ़ें तो सिस्टम हैविंग टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन x1 एंड x2 विद प्रोबेबिलिटीज, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है, प्रोबेबिलिटी कितनी है c टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स आई फॉर टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस x1 एंड x2। अब यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट दिया हुआ है c, सो पहले हम इस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो वी नो कि समीशन ओवर ऑल पी आईज, समीशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल माइक्रोस्टेट सॉरी इज 1। सो c कॉमन एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स आई x1 प्लस समेशन लेंगे तो x एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x2 कितना होगा 1, तो यहाँ से c कितना होगा, इसको मैं डिनोमिनेटर में भेज दूंगा तो 1/2
एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x2। अब लगाते हैं अपना गिब्स एंट्रोपी का फॉर्मूला। सो माइनस के बी, यहाँ पे क्या होता था, देखो P1 ln P1 एंड यहाँ पे ये वाला प्लस P2 ln P2। P1 कैसे कैलकुलेट करोगे, अपनी PI में यहाँ पे x1 पुट कर दो। सो एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x1, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x1 एंड c, तो c की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये कितना आया P1 आया। अब इसी क्वांटिटी का क्या लेना है, लोग लेना है, तो ये, ठीक है। सिमिलरली P2 के लिए ये P2 है एंड ये ln ऑफ P2 है, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा फर्दर सोल्व करोगे, न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में सॉरी एलसीएम लोगे एंड थोड़ा सा ऊपर ऐड करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा एंड थोड़ा सा अगर लोग में सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। कितने, जस्ट 2-3 स्टेप्स बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। के बी टाइम्स सी कॉन्स्टेंट, अल्फा टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x1 प्लस अल्फा टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x2 एंड माइनस ऑफ ln c। अगेन हमने जो 1/, जहाँ पे भी ये आएगा वहाँ पे हमने c पुट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे अगर मूव करें, अ सिस्टम हैविंग 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन x1 x2 x3 मींस ओमेगा कितना हो गया 3। तो अगेन बोल्ट्जमैन एंट्रोपी आसान है विद प्रोबेबिलिटीज। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज मेंशन नहीं है कि इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इन कॉन्फ़िगरेशंस की। तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम क्या एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल कॉन्फ़िगरेशंस आर इक्वल एंड तीनों किसके इक्वल होंगी 1/3, ताकि हमारा जो समेशन पी आई है वो क्या रहे 1 रहे। सो अगेन बोल्ट्जमैन एंट्रोपी एंड गिब्स एंट्रोपी, तो ये कितना आएगा KB ln 3। देखो अगर P1 P2 P3 हम इक्वल नहीं लेते हैं तो उस केस में क्या आएगा, हमारी बोल्ट्जमैन एंट्रोपी गिब्स एंट्रोपी के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इफ यू मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, अगेन ये किसका क्वेश्चन है, आइंस्टाइन सॉलिड का क्वेश्चन है। Einstein solid A and B that are weakly coupled such that the number of oscillators in each solid is fixed, but a weak energy exchange between two solids can take place. However, it is much weaker than the energy exchange among two atoms within each solid. Let a macrostate Na and B mu total refers to a state of combined system as specified by the fixed total energy. Mu total is mu A plus mu B. सो ऑसिलेटर्स फिक्स हैं कि सॉलिड ए के अंदर कितने ऑसिलेटर्स हैं 3, सॉलिड बी के अंदर कितने ऑसिलेटर्स हैं 3। अब उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी म्यू ए प्लस म्यू बी, वेयर म्यू ए एंड म्यू बी विद द इंडिविजुअल एनर्जीज ऑफ द सॉलिड्स एंड फिक्स डिस्टिंग्विशेबल ऑसिलेटर्स Na and Nb of the individual solid, ठीक है। Let a microstate corresponding to each macrostate refers to the possible configuration, ठीक है। Multiplicity which individual solids can take, Na, Ua and Nb, U, ये different solids की क्या है microstates है। Consistent with our U total, find the number of microstates for the macrostate। macrostate क्या मेंशन है कि सॉलिड ए के अंदर 3 ऑसिलेटर हैं, सॉलिड बी के अंदर भी 3 ऑसिलेटर हैं, टोटल एनर्जी फिक्स है, हमें क्या निकालनी है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। देखो कैसे निकालेंगे, तो इसको थोड़ा अगर सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखोगे, पहले जो क्वेश्चन में गिवन है 2 आइंस्टाइन सॉलिड ए एंड बी, 3 ऑसिलेटर्स हैं सॉलिड ए के अंदर, सॉलिड बी के अंदर भी 3 ऑसिलेटर हैं, टोटल एनर्जी 6 एप्सिलॉन है। सो अगेन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, फॉर अ गिवन नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग एनर्जी एप्सिलॉन, तो कितना आएगा n प्लस एप्सिलॉन माइनस 1 c टाइम्स एप्सिलॉन, ठीक है। ये मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे n क्या होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, e क्या होगी उनकी एनर्जी होगी -1 c e। देखो अब यहाँ पे एक टेबल बनानी है जहाँ पे ua क्या है एनर्जी ऑफ सॉलिड ए, ub क्या है एनर्जी ऑफ सॉलिड बी, दोनों की फिक्स एनर्जी है 6e, e टोटल फिक्स रहना चाहिए या फिर e लिखो इसको u लिखो, ठीक है। हर केस में 6 एनर्जी 6 एप्सिलॉन आना चाहिए। अब देखो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो कैसे निकालोगे आप, देखो फर्स्ट केस 2-3 में केस करके दिखा देता हूँ आप। यहाँ पे n कितना रखोगे 3,
इसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 2C0 के लिए, सॉरी इसके लिए n कितना रखोगे 3, एनर्जी कितनी है 0 -1 c, एनर्जी कितनी है 0, तो ये कितना आएगा 2C0 इस केस के लिए मैंने कहा, ठीक है। ये कितनी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन सॉलिड ए, कितनी पॉसिबल वेज है। बी के लिए कैसे निकालोगे, देखो बी के लिए ऑसिलेटर 3 फिक्स है, एनर्जी कितनी है 6, सो 6 -1 c टाइम्स 6, ये है ना यहाँ पे, तो ये कितना आया 8C6, तो ए के लिए बी के लिए माइक्रोस्टेट्स निकाल दी। ऐसे ही आप डिफरेंट केसेस के लिए जितने भी पॉसिबल वेज हैं सबके लिए आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकालोगे सॉलिड ए में, सॉलिड बी की माइक्रोस्टेट्स निकालोगे, एंड पूरे सॉलिड ए प्लस सॉलिड बी सिग्मा टोटल कितना आएगा, सिग्मा ओमेगा ऑफ ए इंटू ओमेगा ऑफ बी, सॉरी मैंने सिग्मा बोला, सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 × 28 63 90 100 90, एंड सो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आएंगी इनका सम। अब इनको जब आप सम करोगे तो 463 के आएंगी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। सो दिस वाज पार्ट 1, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, of the above microstates how many of them correspond to the case when mu a is 0 and mu b is 6 epsilon। देख लेते हैं टेबल में से, अगर आप टेबल में देखोगे तो कितनी ऐसी माइक्रोस्टेट्स हैं जो जिनमें दोनों सॉलिड्स की एनर्जी कितनी है 3 एप्सिलॉन एंड 3 एप्सिलॉन। ये जो मैंने एनर्जीज लिखी है यहाँ पे इनको एप्सिलॉन की टर्म्स में लिखा है, ठीक है। ये जस्ट नंबर नहीं है 0 6, यहाँ पे 0 एप्सिलॉन 6 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 5 एप्सिलॉन, सिमिलरली सभी के साथ क्या लिखा हुआ है, इम्प्लिसिट है कि एप्सिलॉन है। मैंने ऊपर मेंशन कर दिया था UA मींस एनर्जी ऑफ सॉलिड ए। सो कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं कोरस्पॉन्डिंग टू कि बोथ सॉलिड्स की एनर्जी कितनी हो 3 एप्सिलॉन, तो 100 माइक्रोस्टेट्स हैं। सो पार्ट बी का आंसर कितना आ जाएगा इसमें, ऑफ द अबव माइक्रोस्टेट्स हाउ मेनी ऑफ देम कोरस्पॉन्ड टू द केस व्हेन म्यू u of a is 0 epsilon and u of b is 6 epsilon। ओके, तो ये वाला केस पूछा है, ये वाला केस पूछा है, यहाँ पे 0 epsilon हो, यहाँ पे 6 epsilon हो, तो 28 आंसर आ जाएगा पार्ट बी का, पार्ट सेकंड का, सॉरी। एंड थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, कितनी ऐसी माइक्रोस्टेट्स हैं जिनमें दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो 3 epsilon हो। सो ये 3 epsilon के केस में कितनी है 100 है, सो इसका 100 आंसर आ जाएगा। एंड निकालना क्या है, सो ये पार्ट 3 हो गया, हाउ मेनी ऑफ माइक्रोस्टेट कोरस्पॉन्ड टू द केस व्हेन म्यू u of a is 3 epsilon and u of b is 3 epsilon such that total energy is fixed, what is the ratio of these microstate to the microstates obtained in the previous one, means पार्ट 3 का रेशियो निकालना है पार्ट 2 के साथ। सो रेशियो विद पार्ट 2 कितना आएगा 100 एंड पार्ट 2 में कितना आता है 20, सो 100/22 कितना आ गया 3.57। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्यूट शीट 1। मैं कोशिश करूँगा कि वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बाकी जो इसके नेक्स्ट ट्यूट होगा जैसे ट्यूट 2 एंड ट्यूट 3 को भी मैं कवर करूँ। बाकी हमने ट्यूट 4 एंड ट्यूट 5 ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो वो आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड अभी आपने ट्यूट 0 एंड ट्यूट 1 मैंने सॉल्व कर लिया, 2 एंड 3 की वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, स्टे ट्यून, थैंक यू।